हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाएं सभी के सभी, ताकि हम स्टार्ट करें हमारा आज का सेशन। और आज का जो आपका सेशन होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो। क्योंकि आज का है आपका जो सेशन, वो है प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, आज का जो आपका सेशन है वो कौन सा है? तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम कुछ आपको एक सेट जो है वो ऑलरेडी करवाया गया था। और डेली थ्योरी के साथ एमसीक्यूज आपको करवाए ही जाते हैं। डेली थ्योरी के साथ एमसीक्यूज तो आपको करवाए जाते हैं। जल्दी से एक बार सभी के सभी सेशन को लाइक और शेयर कर दें। पहले तो एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करें हमारा आज का सेशन। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना, जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करता है, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावशाली रणनीति है? आपने देखा होगा कि जैसे हमारे समाज में कुछ लैंगिक पूर्वाग्रहण चलते हैं कि लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, जैसे मोस्टली क्या सोचा जाता है कि लड़कियां रसोई के काम करेंगी, ठीक है, और लड़के जो है वो बाहर का काम करेंगे। मर्द को दर्द नहीं होता, मतलब लड़कों को दर्द नहीं होता, वो रो नहीं सकते। ठीक है, लड़कियां रोतलू होती हैं। तो ऐसे कुछ जो लैंगिक पूर्वाग्रह हैं वो हमारे यहाँ चलते ही चलते हैं। तो उसी बारे में बात की गई है कि समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों की कोई आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ऐसा कोई कर रहा है, रणनीति बना रहा है कि ऐसी चीजों को काउंट करेगा, ऐसे कटिंग निकालेगा जिसमें लड़कों को वो काम करते दिखाए जा रहे हैं जो जनरली लोगों का माइंड सेट होता है कि लड़कियां करेंगी। ठीक है, और लड़कियां ऐसे कामों को करनी है जो लड़के करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बताओ ये किस चीज की प्रभावी रणनीति है? लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, थर्ड है आपका लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, या लैंगिक जेंडर को बढ़ाने के लिए। किस चीज के लिए आप ऐसी कटिंग को इकट्ठा करोगे बताओ? पहली बात तो जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन क्यों दिया जाएगा? जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देना क्या अच्छी बात है? नहीं है। ठीक है, ऐसा किसने कह दिया कि लड़के किचन में काम नहीं कर सकते, घर के कामों में हाथ नहीं बटा सकते? नहीं, तो इसको बढ़ावा नहीं देना है। रूढ़ियों का सामना करने के लिए, जेंडर लैंगिक जेंडर को बढ़ाने के लिए। बताओ लैंगिक जेंडर को क्यों बढ़ाया जाएगा? बताओ लैंगिक जेंडर को बढ़ाया जाएगा? अरे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है? ये इसलिए स्थिरता को बढ़ाने के लिए ना भाई, यहाँ पर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। हाँ जी, जो लैंगिक जेंडर रूढ़ियां हैं इनका सामना करने के लिए, जो रूढ़िवादिता प्रचलित है इनका सामना करने के लिए, एग्जाम्पल दिखाने के लिए। ठीक है, कि देखो ऐसा होता है, तो उस चीज को बढ़ावा देने के लिए ये चीज की जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? सी वाला, टू कॉम्बैट सेक्सुअल जेंडर स्टेरियोटाइप्स। नेक्स्ट देखो, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाते हैं। यहां पर पूछा गया है जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। पूछा गया है कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण, ना कि जीव वैज्ञानिक की संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं जो है वो क्या कहलाती हैं? बताओ। तो इन्हें क्या कहा जाता है कि मतलब जो हमारे ऊपर चला आ रहा है कि भाई लड़के रो नहीं सकते। ठीक है, लड़के रो नहीं सकते, लड़के किचन का काम नहीं कर सकते, ये हमारे लड़कियों के छोटे बाल नहीं रखने चाहिए, लड़कों को बड़े बाल नहीं रखने चाहिए। ये क्या है? ये जेंडर रोल स्टीरियोटाइप है। ये क्या है? ये जेंडर रोल स्टीरियोटाइप कहलाता है। इसको अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण, ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं जो हैं, ठीक है, जो हमारी परंपरा से चली आ रही है, अगर हम उन विशिष्टताओं को क्या करने आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो इस चीज को जेंडर रोल स्टीरियोटाइप कहा जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग हो रही है बच्चा। हैप्पी न्यू ईयर प्रिंस। मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हो प्रिंस? मैं एकदम बढ़िया बच्चा, आप बताइए आप कैसे हैं?
ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस चीज को ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट की हम बात करें, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचाती है, एक अच्छी बुक जो है वो हमें किससे बचाती है, बताइए। एक अच्छी बुक जो है वो हमें किससे बचाती है, यहां पर अगर ये बात पूछी जाए आपसे तो आप क्या बताएंगे, बताइए। वेरी हैप्पी न्यू ईयर बच्चा। लैंगिक समानता के बारे में, सामाजिक उत्तरदायित्व के, लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक संवेदनशीलता से एक अच्छी नोटबुक जो है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है वो हमें किन चीजों से बचाती है, यहां पर यह पूछा गया है। प्रिंस, अरे बच्चा, ठीक है, टेलीग्राम पे आपके पास है ना, तो उस पे बात करना बच्चा, हम उस पे बात करते हैं, ठीक है, आफ्टर क्लास वहां पे बात करते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है तो लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। एक गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स, तो अच्छी बुक जो है वो किस चीज को अवॉइड करती है, अच्छी बुक जो है वो किस चीज को अवॉइड करती है, अच्छी बुक जो है वो हमेशा जेंडर बायस को क्या करेगी, अवॉइड करेगी। रूढ़िबद्धता के बारे में कोई बात करेगी, बताओ, रूढ़िबद्धता के बारे में कोई बात करेगी, नहीं करेगी। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह करने से बचती है एक अच्छी नोटबुक, ठीक है, एक अच्छी बुक। करेक्ट है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, सी वाला ऑप्शन। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। खिलौने, पहनावों के वस्तुएं, जो पहनावे की वस्तुएं हैं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना, जैसे कि गुलाबी कलर लड़कियों को पसंद होता है, ब्लू कलर लड़कों का है, तो ये क्या है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह है। जो हम लोग बड़ी खुशी से ब्लू और पिंक करते रहते हैं, ये क्या है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। दूसरा बात की जाए खिलौने कि लड़कियां जो है वो मतलब डॉल से खेलेंगी, गुड़िया से खेलेंगे, लड़के जो है वो किससे, कार वगैरह से खेलेंगे, तो ये क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह है। पहनावे की वस्तुएं, ठीक है, लड़कियों के लिए फ्रॉक आएगी, ठीक है, स्कर्ट आएगी, लड़कों के लिए दूसरे कपड़े आए हैं। घरेलू सामग्रियां बहुत सारी ऐसी होती हैं, तो ये सब क्या है, ये इनका लिंग के साथ संबंधित करना क्या कहलाएगा, जेंडर सिद्धांत कहलाता है, विकसित जेंडर पहचान कहलाता है, जेंडर प्रासंगिकता कहलाता है, या जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। तो इसको जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो डी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट की हम बात करें, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। चिल्ड्रन अज्यूम जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट सोशलाइजेशन, ट्यूशन, कल्चर, मीडिया। बच्चे जो है वो किस चीज को छोड़कर बाकी हर जगह से जो लिंग भूमिकाएं हैं उनको ग्रहण करते हैं, जल्दी से बताएंगे सभी। सामाजिकरण से, संस्कृति से, मीडिया से या ट्यूशन से, कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर सभी को करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है जो बिल्कुल सही है, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो बच्चा, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हम बात बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा ले, तो बच्चे समाजीकरण में लिंग भूमिकाएं सीखते, बिल्कुल समाज ही तो हमें सिखाता है कि नहीं भाई ये लड़का है, ये ऐसा नहीं कर सकता, लड़की ऐसे नहीं कर सकती, ठीक है, तो ये क्या है, ये हम समाजीकरण से ही सीखते हैं। हमने बात की संस्कृत के, संस्कृत भी हमें लिंग भूमिकाओं के बारे में बताता है, ठीक है। यहां पर हम बात करें मीडिया, अरे भाई मीडिया तो एकदम जबरदस्त तरीके से ये चीज, लेकिन अगर हम ट्यूशन की बात करें तो ट्यूशन में ऐसा हमें कुछ नहीं सिखाया जाता है, ट्यूशन में हमें ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता। तो बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, जैसे
अगर किसी टीचर की मेंटालिटी ऐसी है कि उसको लगता है कि लड़के जो है वो स्वाभाविक रूप से ही मैथ्स में अच्छे होते हैं इन कंपैरिजन टू गर्ल्स, तो ये बताओ क्या प्रदर्शित करता है? यह दर्शाता है कि अध्यापक है। इसका मतलब अध्यापक कैसा है? यह अध्यापक की कैसी मेंटालिटी को दर्शाता है? नीतिपरक, जेंडर पक्षपाती, जिसे हम कहते हैं लिंग पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला। तो ये तो बिल्कुल सही दृष्टिकोण नहीं हो सकता है कि अगर एक टीचर के ही दिमाग में आ जाए कि लड़के जो है वो मैथ्स में अच्छे हैं, लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं, लड़कियों को मैथ्स नहीं लेना चाहिए, तो एक टीचर कभी भी इस तरीके की चीजों को प्रमोट नहीं करता है और ना ही करना चाहिए। तो ये सही दृष्टिकोण ही नहीं है, ये डायडेक्टिक है, गलत है भाई, शिक्षाप्रद नहीं है, ये नीतिपरक एथिकल है, ये भाई बिल्कुल भी एथिकल नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जेंडर बाइज्ड है, ये जेंडर बाइज्ड है। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी वाला ऑप्शन। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आप उनके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? आपने बताना है लड़के और लड़कियों से संबंधित यहाँ पर कुछ जो है वो कथन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है। जल्दी से बताओगे, बताओ। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, बताओ। जल्दी से बताओगे। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। भाई ऐसा क्यों? ये तो ये क्या है? जेंडर बायस्ड है। ऐसा किसने कह दिया कि लड़कियां जो है वो गृह विज्ञान ही पढ़े और लड़के विज्ञान ही पढ़े, गणित ही पढ़े? ऐसा नहीं है ना। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो ये तो जनरली हमारी मेंटालिटी ही होती है कि लड़के घर के काम, बाहर के काम देखेंगे, लड़कियां जो है वो घर के काम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर बताया गया है लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पर जो सही है वो कथन मैं इसको टिक करूंगी कि लड़कों को घर के कामों में भी सहायता करनी चाहिए। लड़कों को क्या करना चाहिए? लड़कों को घर के कामों में भी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट होगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट की हम बात करें, पूर्वाग्राही किशोर किशोरी, पूर्वाग्राही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे। यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। समस्या, जीवन शैली, संप्रत्य, वास्तविकता। Prejudiced teenagers will be harsh toward their problem, lifestyle, concept, reality. किसके प्रति कठोर होते हैं? यहां पर कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होगा? पूर्वाग्राही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होते हैं, वास्तविकता, जीवन शैली, समस्या, संप्रत्ति। यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? और सेशन को एक बार सभी के सभी लाइक कर दें, बताओ। सभी के सभी यहाँ पर सेशन को लाइक और शेयर भी कर दें भाई, सभी के सभी सेशन को लाइक और शेयर भी कर दें। देखो यहाँ पर अगर हम बताएं, जो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी हैं किसके प्रति? तो अपनी समस्या के प्रति क्या होते हैं? अपनी समस्या के प्रति ये कठोर होते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेकर ये क्या होते हैं? हार्श होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो बच्चा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए वाला ऑप्शन। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर, इन्होंने पूछा क्या गया? अध्यापिका है, उसने एक कमेटी के प्रधान को क्या कहा है? एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा है। सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा है। यह संकेत करता है कि यह अध्यापिका के किस ओर संकेत करता रहा है? मतलब अध्यापिका ने जिस ढंग से सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा है, तो उसके इस बिहेवियर को आप क्या कहेंगे? बताओ। भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे बच्चा कि भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, तो इस चीज से ये तो नहीं प्रदर्शित होता है कि उसका भाषा पर अच्छा अधिकार है, ना ना।
लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, लिंग पूर्वाग्रह से तो वो नहीं ग्रस्त है। अगर लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती तो वो प्रधान को सभापति ही कहती, सभा अध्यक्ष नहीं कहती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। अगर हम सभापति को सभा अध्यक्ष कहते हैं तो सभा अध्यक्ष में महिला या पुरुष दोनों आ जाएंगे, जबकि अगर हम सभापति की बात करेंगे तो ये सिर्फ किसको प्रदर्शित करता है, ये सिर्फ पुरुष जाति को प्रदर्शित करता है। इसकी वजह से यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट की हम बात करें, कक्षा कक्ष में जेंडर या लिंग विभेद क्या है, या किस ऑप्शन में ऐसा दर्शाया गया है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द क्लासरूम शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। जो जेंडर विभेद है वो शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। बताओ, दूसरा दिया है शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। जेंडर विभेद के बारे में पूछा गया है कि जेंडर विभेद अगर सही शब्दों में पूछो, सही मायने में कहो तो जेंडर विभेद है क्या, जल्दी से बताएंगे। जेंडर विभेद है क्या अगर हम पूछे तो आप क्या बताएंगे। देखो याद रखिएगा बच्चा, जब हम जेंडर विभेद करते हैं उससे क्या होता है, उससे मे लीड टू डिमिनाइज्ड एफर्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। इससे कई बार ऐसा हो जाता है कि शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकती है। क्यों, कई बार जैसे किसी लड़के ने कोई, जैसे अगर उसने गृह विज्ञान ले लिया, अगर आप उसको अप्रिशिएट न करके डेली क्लास में आके उसको क्या कर रहे हो, 4 बार बोल रहे हो कि लड़के होके ये ले लिया, लड़के होके ये ले लिया, तो वो क्या होगा, डिमोरलाइज्ड हो जाएगा भाई, डिमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस पे भी उसका इफेक्ट दिखेगा। अगर लड़की ने मैथ्स ली है और वो बढ़िया कर रही है, ठीक है, फिर भी आप उसको कभी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसको बिल्कुल अप्रिशिएशन नहीं मिला, तो धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्लास में बिगड़ती जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे उसकी ग्रोथ नहीं होती है, इससे उसकी ग्रोथ नहीं होती है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो दिन पर दिन गंदी होती जाती है। क्योंकि क्या करना है, आप उसके एफर्ट्स को क्या करना है, आप उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके एफर्ट्स क्या हो जाएंगे, वो सोचेगा कि एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ओपराज। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बच्चे के नैतिक विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फटाफट से बताओ। प्रार्थना सभा, बुद्धि, सही सामाजिकरण, सभी विकल्प सही हैं। बताओ, which of the following plays an important role in the development of moral values in a child। बच्चे में नैतिक विकास के लिए कौन सी आपको पूछा जाए, कौन से विकल्प जो है वो आपके सही हैं, जल्दी से बताएंगे सभी कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। यहाँ पर प्रेयर मीटिंग, इंटेलिजेंस, प्रॉपर सोशलाइजेशन, ऑल ऑफ द ऑप्शंस, मतलब ऑल ऑफ द अबव या ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल भाई। बेटा सारे ऑप्शन ढंग से पढ़ लो पहले एक बार। यहाँ पर एक बात बताओ, अगर हम प्रार्थना सभा की बात करें तो प्रार्थना सभा में भी हमें नैतिक मूल्यों के बारे में बात की जाती है, नैतिक मूल्यों के बारे में बताया जाता है। मैम जी आप कहाँ से क्लास ले रही हो? बच्चा हमारी क्लास जो है ये हमारा खुद का स्टूडियो है बेटा, हमारा खुद का स्टूडियो। क्यों बेटा? निम्नलिखित में से कौन से बालक के नैतिक, तो यहाँ पर आप कहोगे देखो प्रार्थना सभा, हाँ जी यहाँ पर भी तो नैतिक मूल्यों के बारे में बताया जाता है ना, नैतिक मूल्यों के बारे में यहाँ पर भी तो बताया जाता है प्रार्थना सभा में भी। दूसरी हम बात करें सही सामाजिकरण, हाँ जी बिल्कुल बताया जाता है यहाँ पर भी। बात करें बुद्धि की, बहुत ही जरूरी है, बुद्धि अगर कम ज्यादा होगी तो ये तो नैतिक मूल्यों को भी तो प्रभावित कर देती है, नैतिक विकास को भी हमारा क्या करती है, प्रभावित करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सभी विकल्प ऐसे हैं जो हमारे नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण या संज्ञानात्मक विकास के चरण। कोहलबर्ग हैज प्रेजेंटेड स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास के चरण की बात की जाती है तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पियाजे का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नैतिक विकास के चरण
शारीरिक विकास के चरण, तो कोहल वर्ग ने जिस विकास के बारे में बात की गई है, तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत जो है बहुत प्रचलित है, आप सभी ने सुना होगा। इन्होंने 3 स्तर बताए हैं और उन स्तर की कितनी अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं बताई हैं। 3 स्तर और उनकी 6 अवस्थाएं बताई हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बच्चा, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। कोहल वर्ग ने क्या किया है, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें स्तर, तो इन्होंने 3 स्तर बताए हैं बेटा, 3 स्तर बताए हैं। कौन सा? पहला होता है पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है, पूर्व परंपरागत। दूसरा होता है परंपरागत, तीसरा होता है उत्तर परंपरागत, ठीक है, उत्तर परंपरागत। ये 3 जो है स्तर इन्होंने बताए हैं, ठीक है, करेक्ट है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, हाँ जी, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया है उनका करेक्ट है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब हम कोई काम करते हैं और देखते हैं कि ये सही है या नहीं है, ठीक है, उस चीज के बारे में जब हम सोचते हैं कि ये करेंगे, ये गलत काम है, करना नहीं चाहिए, या कर लेते हैं, तो ये सही गलत का जब हम चिंतन कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया क्या है? नैतिक यथार्थवाद है, सहयोग की नैतिकता है, नैतिक तर्कना है, या नैतिक दुविधा है? यहां पर हम किस चरण के बारे में बात कर रहे हैं, बताओ। जल्दी से बताइए। कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, इस प्रश्न के बारे में जब हम निर्णय लेते हैं, जैसे चोरी करना गलत बात है, मैं तो नहीं करूंगा, तो ये क्या है? ये नैतिक यथार्थवाद के बारे में बात की गई है, नैतिक यथार्थवाद के बारे में बात की जा रही। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये नैतिक यथार्थवाद है। क्या है? नैतिक यथार्थवाद है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बेटा मोरल रियलिज्म है। ये रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है, ऋषभ से सहमत नहीं है, वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अगर आपको याद होगा, नैतिक विकास जब चैप्टर करवाया था तो मैंने उसमें बताया था नैतिक विकास के 2 सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कोहलर का नैतिक विकास का सिद्धांत, दूसरा पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आपसे पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से ये किससे संबंधित है? जो रिया कार्य कर रही है वो पियाजे के नियम के किस स्तर से संबंधित है? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बताओ। हेटेरोजेनस मोरालिटी, रिएक्टेंस, कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, विस्मांग नैतिकता, प्रतिक्रिया, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, या सहयोग की नैतिकता। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो रिया कक्षा पिकनिक तय करने है तो ऋषभ से सहमत नहीं है, वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के सहयोग की नैतिकता का नियम कहलाता है, सहयोग की नैतिकता के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना बी कैसे हो जाएगा? बी डी वाला, ये क्या है? ये सहयोग की नैतिकता, मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन के अंतर्गत आएगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर आप सभी का डी वाला होगा बेटा। नेक्स्ट की बात करें, कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? अब ये तो इतना सरल है, अभी अगर ये गलत करोगे तो फिर बहुत ही गलत बात है। जल्दी से बताओ, कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? एक तो कोहल वर्ग ने अधिगम का सिद्धांत दिया, जिसे हम अंतःदृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहा जाता है जिसको। तो कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा विकास से ना भाषा विकास के बारे में चॉम्स्की ने बात की है। सामाजिक विकास, वाइगोत्स्की ने बात की है इसके बारे में। शारीरिक विकास, ना ये किससे संबंधित है? ये मोरल डेवलपमेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये मोरल डेवलपमेंट से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहल वर्ग ने कहा शिक्षक जो है वो बच्चों के अंदर नैतिक विकास का नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर,
व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। पहली बात तो हम बच्चों को कोई भी चीज कठोरता से नहीं सिखा सकते, ना कठोरता से बता सकते, तो ये ऑप्शन जो है आप इसको टिक नहीं करोगे, इसको तो गलत कर दो। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, तो व्यवहार के स्पष्ट नियम की बात नहीं है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, हम धार्मिक शिक्षा को महत्व क्यों देंगे? ऐसे तो बच्चों में और ज्यादा नैतिक विकास की जगह क्या हो जाएगा, वो और ज्यादा उनके अंदर विकास नहीं हो पाएगा नैतिकता का, ठीक है, वो और गुमराह होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ठीक है। जो नैतिक मुद्दा होते हैं उन पर जो चर्चाएं होती हैं उनमें अगर उन्हें शामिल किया जाए तो उन्हें उसके मेरिट डिमेरिट सुनने को मिलेंगे, समझ में आएंगी चीजें कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जो दंगे फसाद होते हैं, जातिवाद इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसका मेन रीजन यही है कि कई बार ऐसा होता है हम उस चीज के बारे में अवेयर ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, इस वजह से ये सारे फसाद होते हैं। कोल वर्ग निम्न में से किससे संबंधित है? अगर हम बात करें कोल वर्ग की, तो कोल वर्ग किससे संबंधित है? दो प्रश्न वैसे ही आ चुके हैं, तो अब इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी बिल्कुल अलवर जी, बिल्कुल। जल्दी से बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? सृजनात्मक व्यवहार से क्रिएटिविटी के बारे में कोल वर्ग ने बताया है? ना ना, गलत है। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में एक कारक, द्विकारक, बहुकारक, ठीक है, तो ये बताया गया है। ग्रुप तत्व सिद्धांत, ना ना। नैतिक विकास प्रक्षेपी तकनीक से, ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास से संबंधित है कोलवर्ग। कोलवर्ग ने किसके नैतिक विकास के बारे में बताया है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो सी वाला ऑप्शन होगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट की बात करें, ये आप एसजीआई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अभी रेलवे का बैच आया हुआ है, ठीक है, रेलवे का बैच आया हुआ है, तो आप उसको बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट की हम बात करें, यहां पर बताओ, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा? बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, हमारी जो बुद्धि है उस पर हमारे वातावरण का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, और ये कहा किसने? जल्दी से बताओ। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, ये किसने कहा है? जल्दी से बताओगे। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, ये कथन किसका है? फटाफट से बताओ। ये करवाया है मैंने क्वेश्चन आप सभी को, ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवाया। देखो बुद्धि पर अगर हम बात करते हैं बुद्धि की, ठीक है, बुद्धि जो है वो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर, लेकिन बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, ये किसने कहा? ये टर्मन ने कहा है। ये किसने कहा है? ये टर्मन ने कहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट किसने दिया है? ये टर्मन ने दिया है। आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? जो आंख का रंग, जैसे किसी आपने देखा होगा बहुत से व्यक्तियों में आंख का रंग जो होता है वो बदला होता है, जैसे किसी के पेरेंट्स की आंखें हरी हैं तो हो सकता है बच्चे की आंखें भी ग्रीन हो जाए, ब्लू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है आंखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? हार्मोन, समाज, आनुवंशिकता या वातावरण? कौन प्रभावित करता है? भाई वातावरण, तो यहाँ पर वातावरण प्रभावित करेगा। बताओ आंखों के रंग को कौन प्रभावित करता है? तो आंखों के रंग को आनुवंशिकता प्रभावित करती है, हेरिडिटी प्रभावित करेगी, ठीक है। आंखों के रंग को कौन सा? हेरिडिटी प्रभावित करेगी, यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है।
गोद लिए बच्चे को वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। Genetic makeup affect a person's responsiveness to the quality of the environment. Adopted children have the same IQ as their adopted sibling. Experience does not affect brain development. Schooling has no effect on intelligence. तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है? तीन कथन तो असत्य हैं। तीन कथन तो असत्य हैं। असत्य वाले कथन आपको दिख भी रहे होंगे अगर आपने इनको सही से पढ़ लिया होगा। बच्चा एक बात बताओ, स्कूलिंग का आपकी बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? भाई पड़ता है, स्कूलिंग का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। अगर ऐसा ना हो तो तुम लोगों को मम्मी पापा सुबह सुबह स्कूल ना भेजते बचपन में, ठीक है? अभी भी पढ़ने मत भेजे तुमको। तो स्कूलिंग हैज नो इफेक्ट। अरे स्कूलिंग का इफेक्ट पड़ता है तो ये तो गलत कर रखा है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल प्रभावित करता है। एक्सपीरियंस डज नॉट इफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट, प्रभावित करता है। एक्सपीरियंस इफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट, तो ये भी गलत है। अडॉप्टेड चिल्ड्रन, ऐसा पॉसिबल है कि आपने जो चिल्ड्रन अडॉप्ट किए हैं और जो आपके सिबलिंग है उनका आईक्यू लेवल सेम है। अरे आईक्यू लेवल तो अपने सगे भाई बहन का भी सेम नहीं होता। एक का पता चले बहुत अच्छा आईक्यू है, एक का एकदम ढपोर संक वाला, मतलब एकदम मंदबुद्धि वाला जा रहा है। तो ये क्या है? आईक्यू लेवल सेम नहीं हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। आईक्यू लेवल सेम नहीं हो सकते। करेक्ट आंसर कौन सा है? जेनेटिक मेकअप इफेक्ट पर्सन्स रिस्पॉन्सिवनेस टू द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, ये बिल्कुल सही है। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है कि आनुवंशिकता बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतिक्रियात्मकता को क्या करता है? प्रभावित करता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट की हम बात करें, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? एनवायरमेंट इज द एक्सटर्नल, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये मैंने करवाया भी है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये रॉस का स्टेटमेंट था। ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था जब मैंने ये टॉपिक करवाया था वातावरण और बुद्धि वाला। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंट इज एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस। हु सेड दिस? तो रॉस ने ये बोला है। यहां पर आप कहेंगे डी वाला, सॉरी बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है? नेक्स्ट की हम बात करें, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण के अंतर्गत क्या होता है? एनवायरमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है? Plants, animal relationships, culture, house roots, places of worship, all of the above. तो बच्चा एक बात बताओ, पर्यावरण के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर तो ये सभी आ रहे हैं, एनवायरमेंट के अंदर तो ये सभी आ रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बताओ। पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे? सभी के सभी पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो क्या इंक्लूड करता है? नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स हेरिडिटी, बायोटिक एंड एबायोटिक, फैमिली, एनिमल्स। तो प्राकृतिक पर्यावरण की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या करेगा? पशु, परिवार, वंशानुक्रम, जैव जैव। तो प्राकृतिक पर्यावरण में आपके जैव जैव आ जाते हैं। मतलब बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर किस में आते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या है? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? बताओ, ऐसे बाह्य कारक कौन से हैं जो बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? मतलब बच्चे को इंटरेस्ट नहीं लेने देते क्लास में, वो कौन से ऐसे कारक हैं? जल्दी से बताएंगे सभी। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? फटाफट से बताएंगे। अगर हम ध्यान से देखें बच्चा, यहां पर बताओ, भावना और मनोभावना, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। What are the external factors that prevent a child from taking interest in the class? Emotions and sentiments, culture and training, child's attitude, aims and objective. तो यहाँ पर ऐसे कारक कौन से हैं? पहली बात तो लक्ष्य और प्रयोजन। तो लक्ष्य और प्रयोजन बच्चे को कक्षा में रुचि लेने के लिए बाध्य नहीं करते हैं, ठीक है? और ना ही उन्हें क्या रोकते हैं। बच्चे का दृष्टिकोण, चाइल्ड्स एटीट्यूड,
या इमोशंस एंड सेंटिमेंट, संस्कृति और परीक्षण। तो आपका कल्चर कैसा है, आपका ट्रेनिंग कैसा है, ये बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे को परीक्षण मतलब कक्षा में इंटरेस्ट लेने से कई बार रोकते हैं। पता चले आप जिस मेथड से पढ़ा रहे हो वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो बच्चा उस क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, बच्चा उस क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेगा। आपका जो कल्चर है बच्चे को समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आप डिफरेंट कल्चर से हैं, बच्चा डिफरेंट कल्चर से है, तो भी बच्चा क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। अगर हम बालक के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो किस पर निर्भर करता है। मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी, ऑल ऑफ दोस। बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है, यहाँ पर ये बताना है। बताओ, विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, इन सभी पर। बालक के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जब हम बात करते हैं, आप सभी ने आस पड़ोस के बच्चों को और अपने घर में जो छोटे बच्चे होंगे उनको भी देखा होगा, आप खुद भी उसी फेज से आए हैं, तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है, हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो विद्यालय पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि स्कूल का माहौल कैसा है, परिवार का माहौल कैसा है, और समुदाय का, हमारे आसपास जो कम्युनिटी रह रही है उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, तभी हमारा अच्छा होगा। ठीक है, जब हमारे सराउंडिंग सब कुछ बढ़िया होगा तब हमारा मेंटल हेल्थ जो है वो अपने आप अच्छा होता है। पता चले ऐसे सब रोने धोने वाले इंसान हमारे चारों ओर घूम रहे हो तो हमें रोना धोना ही बस अच्छा लगता है, हमें भी मानसिक सुकून जो है वो हमारा छिन सा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, जो मेंटल हेल्थ है उसे कौन इफेक्ट करता है, बताओ। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। द फैक्टर इफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट आर, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। हेरिडिटी, फैमिली एनवायरनमेंट, सोशल स्टेटस ऑफ द फैमिली, नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। बच्चे याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं मानसिक विकास की तो आप अपने आप से नोटिस कीजिएगा हमारे मानसिक विकास को जो है वो ये सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं। आप एक बात बताइए, वंशानुक्रम, पता चले वंशानुक्रम की बात की गई है हेरिडिटी से। अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो कई बार ऐसा होता है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है, हमारे बच्चे की भी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती। दूसरा, फैमिली एनवायरनमेंट, भाई घर का माहौल कैसा है, घर का माहौल कैसा है, पता चले मम्मी उसको सुना रही, पापा उसको सुना रहे, ठीक है, और घर में कलह चल रही, हर टाइम झगड़ा वगड़ा होते रहते हैं, तो बच्चे के उसका क्या पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इस चीज का, बच्चे की मेंटल हेल्थ जो है बिगड़ती है इससे। सोशल स्टेटस ऑफ द फैमिली, फैमिली का सोशल स्टेटस क्या है, मतलब सामाजिक स्तर क्या है बच्चे का, परिवार का, ठीक है, परिवार की सामाजिक स्थिति क्या है। पता चले समाज में बच्चे की फैमिली में मतलब किसी ने कोई भी ऐसा काम कर रखा हो, कोई गुंडा वुंडा निकल गया हो या किसी ने कोई गलत कारनामा कर दिया हो, तो समाज उस चीज को बार बार बच्चे के सामने भी बोलता है ना कि इसके घर में ये हो गया, उसके घर में ये हो गया, इसके घर में ये किया गया। बार बार जब बच्चे के सामने बोलेगा तो बच्चे की मेंटल हेल्थ अपने आप बिगड़ जाती है। तो इसी वजह से बोला गया है कि सोशल स्टेटस फैमिली का क्या है ये भी बच्चे की हेल्थ पर बहुत फर्क डालता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑल ऑफ द अबव, सभी ऐसे फैक्टर हैं। लवलेश मौर्य जी नमस्ते बच्चा, क्या है, हाँ जी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक अभी बता दिए सभी के सभी। एक 4-5 वर्ष के बालक ने अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। 4-5 साल का बच्चा है और क्या हो रहा है कि भाई अत्यधिक प्रेम की भावना माता के प्रति विकसित हो रही है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रॉयड द्वारा क्या नाम दिया गया है, फ्रॉयड ने यह बताया है कि लड़कियां जो है वो किसके, लड़कियां अपने पिता की ओर ज्यादा झुकती हैं, लड़के जो है वो अपने माता की ओर ज्यादा झुकते हैं, अत्यधिक प्रेम होता है। तो ये बताओ है क्या, बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक लगाव होता है। तो ये पता है क्यों होता है बच्चा, ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है और ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है, ये ध्यान रखिएगा। लड़कियां अपने पिता से ज्यादा क्लोज होती हैं तो ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओडिपस और इलेक्ट्रा ये दोनों याद रखिएगा। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, अभी तो बताया, चलिए बताइए।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, पुत्री पिता से ज्यादा क्लोज होगी, ठीक है, और ये पुत्र माता से ज्यादा क्लोज होगा। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपके फिजिकल डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं? बताओ। वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम, वातावरण। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपके फिजिकल डेवलपमेंट को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं? जल्दी से बताएंगे। अगर हम बात करें हेरिडिटी, वातावरण जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, खेल तथा आपका व्यायाम, उपरोक्त सभी, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट को बच्चा हेरिडिटी भी प्रभावित करती है, हेरिडिटी भी प्रभावित करती है, एनवायरनमेंट भी प्रभावित करता है, प्ले एंड एक्सरसाइज मतलब स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही आएगा। नेक्स्ट की बात करें के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। हमने बताया, और ये डेफिनेशन वुडवर्थ ने दी थी। वुडवर्थ ने, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इन्होंने क्या कहा, बच्चे का विकास जो है, ठीक है, इन्होंने कहा बच्चे का विकास जो है वो आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल के बराबर है, वातावरण का गुणनफल है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा बच्चे का जो विकास है वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। ये ध्यान रखिएगा। किसका कथन था? ये स्टेटमेंट वुडवर्थ का था। करेक्ट है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो भाई, यहां पर अगर हम बात करें, यहां पे देख लो, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, ठीक है भाई। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसके माता पिता क्या हैं? उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। मतलब ये जो प्रतिक्रिया हो रही है, ठीक है, वो किसका परिणाम है? आनुवंशिकता और पर्यावरण, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, वृद्धि और विकास, अनुशासन और पौष्टिकता। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है कि वो खेल कूद में उसकी असाधारण योग्यता जो है वो किस चीज का परिणाम है? बताओ। A 6-year-old girl show exceptional ability in sports. Both her parents are sportsmen. Send her to training regularly and train her on weekends. Her abilities are most likely the result of the interaction between the following. तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इंटरेक्शन बिटवीन द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्योंकि उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं तो कुछ तो प्रभाव उसके अंदर इस वजह से आया है खिलाड़ी होने के लिए, ठीक है। खिलाड़ी होने के लिए कुछ प्रयोग जो है वो कुछ प्रभाव जो है वो इस वजह से है। दूसरा उसका एनवायरनमेंट है भाई, डेली वो जा रही है एकेडमी पढ़ने, है ना, डेली जा रही है एकेडमी पढ़ने, फिर जब वीकेंड पढ़ रहा है तो उसके मम्मी पापा उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये आनुवंशिकता और पर्यावरण का परिणाम है। उसका जो ये असाधारण योग्यता है खेल की, ये किसका? नमस्ते वीएस जी, नमस्ते। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, बच्चों के में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकते हैं। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। टैलेंट इन चिल्ड्रन में बी ड्यू टू एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। मतलब एक टैलेंटेड बच्चे के लिए क्या चाहिए बताओ? बच्चों में प्रतिभाशालिता, बच्चों में टैलेंट हो तो इसके लिए क्या है बताओ? अ रिसोर्सेज रिच एनवायरनमेंट, successful parents, a disciplined routine and interaction between heredity and environment. करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बच्चा याद रखिएगा, बच्चों में प्रतिभाशालिता जो है वो किसका आप कहे गुणनफल है या किसका रिजल्ट है? डेफिनेटली आनुवंशिकता और वातावरण के बीच क्या एक अंतःक्रिया है, एन इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर उसके पेरेंट्स भाई बहुत ज्यादा बढ़िया हैं, ठीक है, उसका इम्पैक्ट भी उसके अंदर पड़ेगा, और दूसरा उसको ऐसा माहौल दिया जाए, ठीक है, उसका ऐसा माहौल दिया जाए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, के कारण प्रतिभाशालिता होती है। गिफ्टेडनेस इज काज्ड बाय जेनेटिक मेकअप, एनवायरनमेंट, मोटिवेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, साइको सोशल फैक्टर। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जल्दी से बताएंगे कौन सा फैक्टर जो है वो यहां पर सही है। गिफ्टेडनेस इज कॉज्ड बाय आनुवंशिकता, आनुवंशिक रचना,
वातावरणीय अभिप्रेरणा ए और बी का संयोजन या मनोसामाजिक कारकों को, यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जल्दी से सभी करेक्ट आंसर बताएंगे। बताइए। गिफ्टेडनेस इज कॉज्ड बाय, बच्चा जाहिर सी बात है ये आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा दोनों पर डिपेंड करेगा, तो ए और बी का आप संचयन, जेनेटिक मेकअप और एनवायरमेंटल मोटिवेशन, तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों लग जाएगा। ठीक है, प्रभाविता होती है, ये क्या है, दोनों आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है? सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जा सकती है। अच्छा जी। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यहाँ पर बच्चा याद रखेगा, अगर हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखो, पहली बात तो सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों के द्वारा पूरी तरह से निर्भर, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कहीं ना कहीं हमारे समाज का प्रभाव भी तो पड़ेगा, उसके एनवायरमेंट का प्रभाव भी तो पड़ेगा। पता चले उसके जीन तो बहुत अच्छे, मतलब जीन तो बहुत अच्छे हैं, उनके पेरेंट्स बहुत बढ़िया हो, लेकिन अब उस बच्चे को उठा के ऐसे एनवायरनमेंट में डाल दो जहां पर उसको सारी सुविधाएं ना मिले, तो उस बच्चे के जीन काम आएंगे? रेयर केस में ऐसा निकल जाए, अदरवाइज ये तो बेकार की बात है। अब यहां पर अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे को किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है? नहीं होता है ऐसा पॉसिबल। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के सभी विकार को नहीं दूर कर सकता। पता चले उसको ऐसा हेल्थ इशू हो गया, या उसका हाथ नहीं है, ठीक है, या उसको पैर में कोई ऐसी दिक्कत है, तो उसको नहीं सुधारा जा सकता है ना, नहीं सुधारा जा सकता। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण होती है? ना ना, पर्यावरण बच्चे के भाषा विकास में नहीं, बच्चे के हर विकास में महत्वपूर्ण होती, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो नैतिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो। ठीक है, बच्चे के हर विकास में पर्यावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल गलत है। विकास के कुछ पहलू, हाँ जी बिल्कुल, अगर हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के कुछ पहलू ऐसे हैं जो किससे, जो आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं, और कुछ ऐसे पहलू हैं जो एनवायरनमेंट से ज्यादा प्रभावित होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो डी वाला ऑप्शन होगा। ये आप हमारे एसजीआई कंपटीशन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एसजीआई कंपटीशन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर रेलवे का बैच जो है आया है, रेलवे का बैच आप जरूर परचेस कर सकते हैं। मात्र कितने का है? मात्र 111 रुपए का है, मात्र 111 रुपए का गुरु दक्षिणा बैच है, जिसमें आपको एसजीआई कंपटीशन की पूरी टीम पढ़ा रही है। ठीक है, पूरी टीम, तो ये आप बैच जरूर से जरूर परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बॉबे ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें सभी बच्चे। एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। ठीक है बेटा, खुश रहो मस्त रहो, लेकिन साजन मीणा बेटा, क्लास तो 5 बजे होती है, आप मटकते हुए आ रहे हो 6 बजे। कल से बेटा टाइम से आ जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बॉबे ऑल द बेस्ट, और सेशन को लाइक और शेयर भी कर दे सभी। थैंक यू।